वेलकम टू 12 जो है हम आज जो है वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर 10। ठीक है, अब इसमें हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है राइट डाउन द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या है राउट हमें यूनिट वेक्टर लिखना है इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स और वाई प्लेन। ठीक है, मेकिंग एंगल 30 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस का, निगेटिव डायरेक्शन इधर को होती है ना, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो कितना है 30 डिग्री। ठीक है इस एक्स वाई प्लेन में हमें करना है, तो इसमें जेड प्लेन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसे जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर जे कैप है ना, और अगर इस यूनिट वेक्टर को आर ले लें, ठीक है, तो इसका जो है कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो जो हो जाएगा इसका ये है ना कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है, बिकॉज आर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर, इसलिए इसका जो मॉडुलस है वो कितना हो गया 1। तो ये कितना आ गया हमारे पास √3/2। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जो होगा अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग कितना आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस आर, है ना। तो जिधर को एंगल होता है उधर को कॉस थीटा आता है, और उस जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारा ये जो आया इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है साइन थीटा में जाता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे नहीं कि दूसरी तरफ को साइन थीटा चलेगा, ऐसे तो ये इधर को भी दिया हो सकता है ना, तो वो नहीं, जो इसका जो हमारा कॉस 30 वाला है उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन थीटा में जाता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ही होती हैं एक्सेस, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना आ गया आंसर 1/2। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो आर होगा इस कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास कितना आ जाएगा √3/2i है ना, प्लस 1/2j। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया इन प्लेन एक्स वाई, और जो मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें देखते हैं उसमें क्या कह रहा है P जो है हमारे पास x1 y1 और Q x2 y2 z2 है, इस तरीके से उसमें z1 है और ये z2, इस तरीके से हमें जो है पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, x1 y1 और z1, और Q हमें दिया है x2 y2 और z2। अब वो कह रहा है इसका स्केलर कंपोनेंट निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास पी क्यू है, ठीक है, तो इसमें क्या था कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट में तो फर्स्ट वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये प्रूफ मैं आगे बता चुका हूँ कि किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 i, है ना, और y2 माइनस y1 j, और प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, ये हमारा जो हो गया वेक्टर आ गया है। ठीक, अब इसमें क्या कहता है मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो पी क्यू अंडर रूट इनके कंपोनेंटों का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर और Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला इसका जो है मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, देयरफॉर इसका स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ PQ, ठीक है, इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, तो आई जे के जो के साथ है ये क्या हो गया स्केलर कंपोनेंट, तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 हो जाएगा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे कर लेते हैं PQ, मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया हुआ है, तो ये जो हमने ऊपर निकाला यही क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये जो जितनी भी एक्सरसाइज है ये क्या है, हमारे जो हमने प्रीवियसली जितना भी पढ़ा उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, इसमें भी कुछ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, है ना। तो ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम SST में करते हैं, ठीक है, करते हुए आए थे, तो राइट हैंड साइड को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन O। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, यहाँ से वो क्या करती है 4 किलोमीटर वेस्ट। ठीक है, मान लो हमने कहा पॉइंट A तक पहुँच गई। ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं कि सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। ठीक है, ये इधर को यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा, तो वो क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर वो चली 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को। ठीक है, नॉर्थ के जो ईस्ट है, नॉर्थ का ईस्ट इधर को है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ को वो कितना गई 30 डिग्री। ठीक है, और चली कितना वो 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि और स्टॉप, और वहाँ जाके वो क्या होती है रुक जाती है। ठीक है, और डिटरमाइन गर्ल डिस्प्लेसमेंट इन हर इनिशियल पॉइंट फ्रॉम हिट इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो वो जो है हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है OB को फाइंड करना है। ठीक है, कि इनिशियल टू फाइनल जो डिपार्चर पॉइंट है वहाँ तक का जो है उसको हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब इधर देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, OA, ठीक है, OA बराबर क्या होगा, वाई एक्सिस में तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4, जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन में तो I 4I से दिखाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है वो जो है निगेटिव डायरेक्शन की तरफ को जा रहा है, तो माइनस का 4I यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए बात जब हम AB के लिए करेंगे, ठीक है, अब AB का जो मैंने बताया था इधर को, ठीक है, एक होता हॉरिजेंटल कंपोनेंट वाला और एक होता वर्टिकली कंपोनेंट। ठीक है, अब पहले हॉरिजेंटल आई एक्सिस की डायरेक्शन में लिखेंगे, तो इसकी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, या तो यहाँ से निकाल दो 60 डिग्री, बाकी बचा 60। अब मैंने क्या कहा था, जब इस एंगल की तरफ को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB कॉस 30। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, प्लस AB, अब इस जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है हमारा, इसके जो परपेंडिकुलर होगा इधर को, जिधर को वेक्टर उसकी उसी डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर होगा वो किसको दिखाएंगे, वो जो होगा हम किससे दिखाएंगे, AB साइन 30। ठीक है, इस तरीके से वो हमारा यहाँ पर आएगा। अब AB है, AB का मैग्नीट्यूड कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे J जो कि वर्टिकल है, तो ये आएगा 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2I। ठीक है, प्लस 3/2J। ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बाई मिस्टेक क्या था, ये 60 डिग्री है ना, हम तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर 60 आएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी की जगह पे 360 की वैल्यू कितनी होती है, अपॉन 2i, है ना, और 3√3/2 ये आएगा। ठीक है, वो बाई मिस्टेक 30 हो गया। अगर हम 30 के अकॉर्डिंग करते तो इधर को आता, यहाँ पे आता sin 30 ये वाला जे वाला। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर इधर ही वेक्टर की डायरेक्शन में इधर को देखते तो यहाँ पे आ जाता है ये वाला हॉरिजेंटल के बारे में आ जाता sin 30 आ जाता। ठीक है, इधर की डायरेक्शन में, लेकिन हमने 60 के हिसाब से लिया तो वो यहाँ पे 60 है तो इधर की तरफ को कॉस में आ जाएगा, उधर की तरफ को साइन में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये करेक्शन है। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है ओ बी। ठीक है, अब ओ बी निकलेगा कैसे, तो ओ से बी जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ से ओ से ए, फिर देन ए टू बी, ए से बी, तो यानी कि ओ बी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर का जो हमने हेड टेल मेथड देखा था उसमें यही तो था। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, ओ बी बराबर आ जाएगा हमारा, ए हमारा कितना है -4i। ठीक है, और जो ए बी है वो 3/2i प्लस 3√3/2j। ठीक है, अब ये आई वाले हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5/2i प्लस 3√3/2j। तो इस तरीके से ये क्या गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, हैंस द गर्ल्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर, है ना, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर पॉइंट, इज क्या आएगा, -5/2i प्लस 3√3/2j। तो इस तरीके से ये आ गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे मॉडुलस जो है हम ओ बी निकाल देंगे। ठीक है, ओ बी निकालने में क्या होगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, जो डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू जो है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो इफ़ ये है तो देन अगर कह रहा है कि अगर किसी वेक्टर को, जैसे हम वेक्टर करते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, इस तरीके से करते हैं, तो कह रहा है कि क्या जो है इसका मॉडुलस भी क्या होगा, इनके अलग अलग मॉडुलस के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, तो हमने वहाँ पढ़ा था वही r² बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इस तरीके से आया था, है ना, तो उसमें और टर्म भी था। ठीक है, यहाँ पे ये इन दोनों के सम के बराबर करें क्या, जब ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हैं, तो जैसे यहाँ पे भी डिनोट कर देता हूँ, पहले इसको एज ए ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ए बी के सामने वाले को वेक्टर ए मान लो, बी के सामने वाले को बी, और सी के सामने वाले को सी। ठीक है, अब ए बी, बी सी और ए से सी की तरफ को हम जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर ए है हमारा, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जैसे बी से सी और बी, यहाँ से बी और फिर सी, तो इधर से ए इधर को दिखा दिया हमने। ठीक है, तो इसमें आएगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी आएगा। ठीक है, अब हेयर, ठीक है, जो है मैग्नीट्यूड ऑफ
साइड्स, है ना, ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, इज रिप्रेजेंटेड बाई या आर रिप्रेजेंटेड बाई जो है इसमें जो होगा AB होगा हमारा, उसे किसे कहेंगे मॉडुलस C, जो उसकी वैल्यू आएगी मॉडुलस C से आएगी, है ना। और जो हमारा CB है वो मॉडुलस A, ठीक है। और जो CA है वो हमारा क्या आएगा मॉडुलस B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, इसके बाद लिखोगे वी नो दैट, है ना, फॉर अ ट्राइंगल, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के लिए क्या होगा, फॉर अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स, ठीक है ना, आर ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि जो ट्रायंगल की दो साइडों का सम है वो क्या होता है थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, वरना अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, यानी कि जो ये है हमारा ये मॉडुलस ए है वो क्या होगा इन दोनों के सम से क्या होगा छोटा होगा। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में हैंस, ठीक है, जो है इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। नॉट ट्रू क्या, दैट जो है हमने क्या होगा ये ट्रू नहीं होगा कि जो ये है उनका मॉडुलस का सम भी क्या होगा ये बराबर होगा, ये चीज़ क्या है ट्रू नहीं है, ठीक है। अंडरलाइन भी कर देना क्वेश्चन में, अगर वहाँ पे लिख दो कभी बाय मिस्टेक इसको देखता है तो कन्फ्यूज होगा यार यहाँ पे तो ऐसे कह दिया, तो यहाँ पे लिख दो नॉट ट्रू दैट ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो ट्रायंगल की दो साइडों का सम होता है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो जो हम कहते हैं वेक्टर जो है ये हमारा इस तरीके से आता है फॉर्म में कि जो ए है वो B+C होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड होगा भी जो सम होगा वो भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस तरीके से यहाँ पे प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच जो है ये यूनिट वेक्टर होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हम इसको पहले लेट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है r है ना इज यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर दिया है। अब वो कह रहा है x की किस वैल्यू के लिए ये यूनिट वेक्टर होगा, तो ठीक है हम मान लेते हैं ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो जब इसका हम वो निकालेंगे क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या आएगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर है ना, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होना चाहिए 1, ठीक है। √3x स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। रूट स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, है ना, यानी कि x स्क्वायर बराबर 1/3, ठीक है। और क्या हो जाएगा 1/3 आ गया, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट हटाते तो पॉसिबली दो वैल्यू बनती है, क्योंकि x की पावर 2 है तो जितनी पावर इसकी डिग्री होती है तो उतने ही उसके क्या होता है रूट्स होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो होगे दो वैल्यू दिखाई देंगी, ठीक है। अगर मैं इसको इधर भेजूंगा a² मैंने b² का फॉर्मूला बनेगा तो दो वैल्यू तो आएंगी प्लस माइनस में। तो ये क्या हो गया हमारी x की इस वैल्यू के लिए ये क्वेश्चन क्या होगा वो क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। हैंस द रिक्वायर वैल्यू ऑफ x इज क्या आ जाएगा ये यहाँ पे हैंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज ±1/√3,
ठीक है, तो इतना हमारा ये यूनिट वेक्टर के लिए आ जाएगा। ठीक है अब जो है करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो जो 6 है उसमें हमें ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, ए हमें दिया है 2i 3j माइनस के, ठीक है, और बी हमें क्या दिया हुआ है i माइनस 2j और प्लस के। ठीक है, इस तरीके से ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना दिया है उसका 5 हमें दिया हुआ है। और पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, इन दोनों पैरेलल जो वेक्टर हैं इनके जो है रिजल्टेंट के पैरेलल है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5। ठीक, पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट सी इजिकल टू ए प्लस बी। हमने मान लिया सी इनका रिजल्टेंट है, तो सी इजिकल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3i है ना, और प्लस जे। ठीक है, और 0 के। हम इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, कितना गया √10 यूनिट। ठीक है, अब हमें जो वेक्टर चाहिए, जो ए प्लस बी के जो ये सी है, इसी के पैरेलल अगर हमें वेक्टर चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसका जो वो है यूनिट वेक्टर है उसको लेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होगा, दोनों का सेम। यूनिट वेक्टर क्या बताता है डायरेक्शन, तो हमें डायरेक्शन चाहिए, तो देयरफॉर सी कैप होगा, वो क्या होगा जो वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम। तो कितना आ जाएगा, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3/√10 सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, 1/√10 जे। के वाला टर्म तो है नहीं, अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन रिक्वायर्ड वेक्टर मतलब जो हमें चाहिए इजिकल टू, वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका 5 है, उसको उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√10 जी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15/√10 आई। ठीक है, बस ये एक इसका आंसर ये भी हो सकता है, या इसको हम क्या कर सकते हैं √10 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/√10 है ना, नीचे √10 10 हो जाएगा, और 5/10/10 जे। ठीक है, अब जब हम इसके कैंसिल करेंगे 5 3 जा 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये जो आ गया हमारा 3 है ना, कितना आ जाएगा 10/2i है ना, और यहाँ पे √10/2 जी। ठीक है, अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, तो डायरेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे इसमें प्लस माइनस लेते हुए चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे, ये तो प्लस माइनस आ गया कि मैग्नीट्यूड मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, निगेटिव भी हो सकता है ना। जैसे सी है हमारा, इधर को भी हो सकता है या इधर को हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है ए बी सी हमें दिया है, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर इसके, है ना, यूनिट वेक्टर निकालना जो क्या हो इस वेक्टर के पैरेलल हो। ठीक, ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें दिया है i
प्लस जे प्लस के, ठीक है। बी हमें दिया हुआ है 2i माइनस जे 3k, ठीक है, और i माइनस 2j और प्लस k, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमें निकालना है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, ये d मान लिया, ठीक है। तो d कितना हो गया हमारे पास 2a माइनस बी, है ना, और प्लस 3c, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे a को, तो क्या आएगा 2i 2j प्लस 2k माइनस बी में माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k, ठीक है, प्लस 3c करेंगे तो कितना आएगा 3i माइनस 6j और प्लस 3k, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2i से 2i कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3i, है ना। और j वाले में देखेंगे तो देखो प्लस का 3 और ये हो गया तो माइनस का 3j, और k में से क्या होगा प्लस के 3k से ये कट गया तो प्लस 2k, ठीक है। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, सिंपल है, ठीक है। अब इसके जो है पैरेलल निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा उसी के पैरेलल वो क्या होगा, वो होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो होगा पैरेलल हो निकालना है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए इसमें करेंगे, तो जब इसका वो निकालते हैं तो इसका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 9 + 4, तो कितना आ गया √22, है ना। तो क्या होगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, है ना, पैरेलल टू डी, तो जो डी के पैरेलल होगा वो हमारे पास क्या आएगा डी कैप से ही दिखाएंगे उसे, तो जो हमारे पास डी है अपॉन मॉडुलस डी, ये हम कर देंगे, ठीक है। तो जब डी को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 3/√22i, है ना, माइनस 3/√22j, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, प्लस 2/√22k, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको रेशनलाइज भी करेंगे तो कटने के चांसेस नहीं है, तो यानी कि हम यहाँ पे जो है इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा वो दिया है, तुम्हें अपनी तरफ से देखना है कि रेशनलाइज कब करना है और कब नहीं करना है। जब मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की कट रही होगी तो रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, देखो पॉइंट दिए हैं, वह हमें ए दिया हुआ है 1, -2, -8, ठीक है। और जो बी है हमें वो दिया है 5, 0, -2, और जो सी दिया है हमें 11, 3, 7। तो हमें प्रूव करना है ये कोलिनियर है, और जो बी पॉइंट है वो ए सी को किस उसमें रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ए बी निकाल देंगे, ठीक है। ए बी कैसे निकलते हैं, बी के कोऑर्डिनेट में से ए का माइनस करते जाओ, तो बन जाएगा 4i प्लस 2j और प्लस का 6k, ठीक है, यही तो आएगा। इसको माइनस करोगे तो ऐसी जो है हम बी सी निकालेंगे, तो बी में क्या होगा, सी के कोऑर्डिनेट में से वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6i, है ना, प्लस 3j और प्लस 9k, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल देंगे ए सी, ठीक। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास 10i और 5j और प्लस 15k, ठीक है। अब कोलिनियर में क्या होता है, इनका जो है हम पहले वो कर देंगे, क्या कहते हैं, मॉडुलस निकाल देंगे, तो ए बी, तो ये आ जाएगा 16 + 4 + 36, ठीक है। सॉल्व करेंगे √56, है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/14,
ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी सी को निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36 + 9 + 81, तो ये आ गया अंडर रूट 126 आ गया, तो ये आ गया 3√14, ठीक है। और ए सी जो होगा, ए सी आ जाएगा हमारा 100 + 25 और 15 का स्क्वायर 225, तो ये आ गया अंडर रूट 350, तो 5√14, ठीक है। अब जो होता है हमें कोलिनियर का प्रूफ क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो अदर दो साइडों के सम के बराबर दिखानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर ए बी प्लस बी सी अगर हम करते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया 5√14, है ना, और जो किसके बराबर है, ए सी के। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा कोलिनियर, ठीक है। अब जो है ये किस रेशियो में बांट रहा है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट m/n, है ना। जो रेशियो होगा हमने उसे क्या कर दिया, लेट कर दिया है कि m/n में बांट रहा है। तो जो ओ बी होगा, तो हमने वहाँ जहाँ पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या आएगा, जो बांट रहा है उसका कोऑर्डिनेट जो होगा ओ बी इज इक्वल टू, है ना, एम ओ सी, है ना, और प्लस एन ओ ए और m + n, ठीक है। इस तरीके से भी होता है, और कहीं कहीं पे से क्या होता है, λ/1 से भी करा जाता है। देखो अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, m/n/1, ठीक है। इसी को उसने लैम्डा मान लिया, ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है ना। अब जब इससे बता दिया तो इससे करते हैं, तो m, ठीक है। ओ सी हमारे पास कितना है, ओ सी है हमारे पास जो है ओ सी मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे आएगा 11i + 3j और 7k, ठीक है, और प्लस n, ठीक है। और ओ ए जो होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका आएगा, तो कितना आएगा, i - 2j - 8k, ठीक है। कैप लगा दीजिएगा इसके ऊपर, m + n, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, इसमें आ जाएगा 11m + n, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे 3m - 2nj, है ना, कैप लगाते जाएंगे, प्लस 7m - 8nk और होल अपॉन m + n, ठीक है। और जो ओ है, ओ बी की वैल्यू क्या आएगी, 5i, है ना, और -2k, जे वाला इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करने में 11m + n = 5 हो जाएगा, और 7 - 8n = -2 हो जाएगा, है ना, और 3m - 2n = 0, क्योंकि इसका जे वाला कोफिशिएंट है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, जे वाले कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे, तो 3m - 2n = 0, तो 3m = 2n, है ना, और m/n ये इधर आ जाएगा, तो 2/3, तो जो ये आ गया हमारा रेशियो कितना आ गया, 2/3, ठीक है। अब जैसे लैम्डा वाला है, लैम्डा के हिसाब से कैसे करेंगे वो देखते हैं। 8th का ही है ना, तो हमने रेशियो कितने मान लिया, है ना, रेशियो को हमने λ/1 मान लिया, ठीक है। तो λ/1 के हिसाब से आ जाएगा ओ बी बराबर λ/OC, है ना, और प्लस 1 OA, तो 1 के कारण करने का वही आएगा, और नीचे λ+1 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ओ बी, है ना, और ये जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। λ/OC की वैल्यू कितनी है, 11i
प्लस 3J है ना प्लस 7K है ना, और I माइनस 2J माइनस 8K अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब इसको जो है हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करेंगे है ना। तो लैम्डा प्लस 1 OB है ना, और इधर सॉल्व करने में जो हमारा बनेगा ये आएगा 11 लैम्डा प्लस 1I है ना, और 3 लैम्डा माइनस 2J और 7 लैम्डा माइनस 8 है ना की। ठीक है, अब OB की वैल्यू रखते हैं हम। OB की वैल्यू कितनी थी हमारी पास, ठीक है, इससे पहले भी हमने निकाला था। OB की वैल्यू आ रही थी हमारी 5I माइनस 2K। ठीक है, तो जब हम इसको रखेंगे तो ये आएगा 5 लैम्डा प्लस 1I और माइनस 2 लैम्डा है ना प्लस 1K इजिकल टू यहाँ पे जो है हमारे पास 11 लैम्डा प्लस 1I है ना, और 3 लैम्डा माइनस 2J और 7 लैम्डा माइनस 8 जो है ये K आ गया। ठीक है, कंपेयर करेंगे। ठीक, अब इसमें कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हम शुरू वाले को ही ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे J वाले की भी कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। तो ये है, तो जैसे मैं इसको ले रहा हूँ 5 लैम्डा प्लस 1 बराबर 11 लैम्डा प्लस 1, तो कितना आ गया 5 लैम्डा प्लस 5 11 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये इधर भेज दो इसे, तो 5 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा और 1 माइनस 5, तो ये आ गया कितना आएगा 11 माइनस करेंगे तो 6 लैम्डा माइनस का और माइनस का 4, तो लैम्डा बराबर 4/6, तो कितना आ गया 2:3। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते थे 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि J वाला कोएफिशिएंट है नहीं, तो 3 लैम्डा बराबर 2 और लैम्डा बराबर 2/3, तो किसी से भी कंपेयर करके निकाल सकते हो। ये लैम्डा रेशियो 1 के हिसाब से था, और जो इससे पहले बताया था वो m/n। तो सिंपल वही है, m/n में थोड़ा सा ये होता है कि यहाँ पे तो चलो J वाला नहीं था तो ये इजीली सॉल्व हो गया, वरना क्या होती है इक्वेशन बन जाती है m + n = 5 है ना, और 7m - 8n = -2 है ना। फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल दे तो वो भी m/n है। तो इस दोनों मेथड में से आपको जो सही लग रहा है वो कर सकते हैं। यहाँ पे तो खैर लैम्डा और 1 है, तो एक ही जो है उसमें क्या कहते हैं वेरिएबल में है ना, तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे भी निकालने में आसान है। बस ये है कि तुम चॉइस करोगे किस तरीके से तुम्हारा इजीली निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे J वाले कोएफिशिएंट है, यहाँ नहीं है, तो उसको 0 ले लो, तो हमारा आधा डाटा तो यहीं भी इस चीज़ से बच जाएंगे, तो मिस्टेक होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो है पॉइंट दिए हुए हैं है ना, P है उसका पोजीशन वेक्टर यानी कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में ये दिया है, Q का हमें दिया हुआ है। ठीक है, और वो जो है एक पॉइंट R है जो उन्हें 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है OP है, जैसे P है हमारे पास, Q ये है, ठीक है, और R यहाँ पे पॉइंट है ये M हो गया और ये N हो गया। ठीक है, इस रेशियो में उनको बांट रहा है कि m/n का मतलब कि जो यहाँ से डिस्टेंस है और इसका है उसका रेशियो। ठीक है, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें इनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं है ना। OP हमें दिया, OQ दिया, हमें OR के निकालने हैं। तो जो OR बराबर आएगा तो वो क्या आएगा OP इंटू, जैसे OP हम लेते हैं तो उसके साथ जो होता है दूसरे वाले का रेशियो आता है N माइनस OQ M अपॉन N माइनस M। ठीक है, तो OP कितना था हमारे पास 2A प्लस B है ना, और N कितना हमारे पास 2। ठीक है, माइनस OQ हमारे पास है A माइनस 3B है ना, और यहाँ पे 1, नीचे 2 - 1, तो ये आ गया 4A प्लस 2B माइनस A और प्लस 3B। ठीक है, और नीचे तो 1 हो गया है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस 5b। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो ओ आर इज इक्वल टू 3a प्लस 5b। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो Q होगा है ना, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। ठीक है, तो ये जो होगा इसका लाइन सेगमेंट का होगा, तो उसके लिए जैसे पी क्यू के लिए करना है तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट है तो जो पी इधर भी हो सकता है ना, क्यू इधर है, ये तो मैंने एज समझाने के लिए बता रखा है। ठीक है, अब जो है हमें अगर पी को आर क्यू का मिड पॉइंट करना है, अगर मान लो पी इधर था और क्यू इधर था, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम देखेंगे तो वो है, तो प्रूव करना है अगर हमें पी उसका मिड पॉइंट है। तो देखो मिड पॉइंट वाले में जैसे होता था बाई मिड पॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मिड पॉइंट में मतलब बराबर बराबर रेशियो में रहते थे, है ना, तो मिड पॉइंट में बराबर बराबर रेशियो में रहते थे, यानी कि जो हमारा जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ जो है ओ पी है ना, तो उसके मिड पॉइंट के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आ जाएगा ओ क्यू है ना, और ओ आर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और 1 है, अपन 1 + 1 2 होता है ना, मिड पॉइंट के लिए थ्योरम में अपन में 2 आ जाता है। तो ओ क्यू हमारे पास कितना था, है ना, तो अगर हम ओ क्यू को देखें तो हमारे पास था ये a माइनस 3b, है ना, और ओ आर हमने निकाला था भी 3a प्लस 5b। ठीक है, अपॉन 2, तो ये ऐड हो जाएगा तो 4a प्लस 2b अपॉन 2, और ये आ गया 2a प्लस b, और यही हमारा क्या है ओ पी। तो यानी कि जब हमने देखा तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे के आगे वही आगे जो ओ पी के थे, तो देयरफॉर है ना पी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो ये यहाँ पे हमारा ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ऐसे समझाने के लिए बता रहे का, ज़रूरी नहीं कि डायग्राम है ये, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें, उसके बाद आप इसके बाद सीधे ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ए और बी दिए हैं, पैरेललोग्राम की दो साइडों के जो हमें वेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड हमें इस तरीके से यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे एडजेसेंट साइड दी है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, यानी कि पूरा का पूरा वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर होता तो हमें फिर ये निकालना पड़ता है पोजीशन वेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ए बी है, तो आर इज वेक्टर अलोंग डायगोनल। ठीक है, तो हमने वहाँ जब पैरेललोग्राम मेथड पढ़ा था वेक्टरों के जो एडिशन ऑफ वेक्टर में, तो उसमें जो आर होगा वो डिनोट करेगा ए प्लस बी, इसके रिजल्टेंट को डिनोट करता है पैरेललोग्राम वाले में। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3i माइनस 6j प्लस 2k, यही तो आएगा ऐड करके। अब ये आ गया हमारा इसमें, ठीक है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग आर डायगोनल जो हो गया, तो ये आ गया यूनिट वेक्टर होगा, वो होगा वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर आएगा 3i माइनस 6j प्लस 2k। ठीक है, अपॉन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, तो 49 आ गया, तो इसके बदले क्या आ जाएगा 7, तो 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन जो अंडरूट 49 था वो 7 आ गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या आ गया 3/7i, है ना, और माइनस 6/7j प्लस 2/7k।
तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल। तो हमें यूनिट वेक्टर पूछा था, है ना, पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल होगा तो यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हमसे इससे पूछा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वहाँ हमने पहले क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी, यही तो था जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। तो ए क्रॉस बी वो क्या आ जाएगा, आई जे के, है ना, और 2 1 -4 5 और -2 और -3 जो है ए के जो है कंपोनेंट और बी के कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो आई, ठीक है, आई इंटू जो होगा, आई में इसको और इसको छुपा दोगे तो ये आएगा, यार इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 12, है ना, माइनस का 10 होगा तो बीच में माइनस आता ही है तो क्या होगा प्लस का 10। ठीक है, फिर माइनस जे, ठीक है, -6 और ऐसे बन जाएगा -5 और के ये आ जाएगा -4 और ये प्लस का 4 में बदल जाएगा क्योंकि -4 है तो माइनस भी आता है बीच में, प्लस का 4। ठीक है, एक बार एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं उसे देख लेना, ये जो है डिटर्मिनेंट को कैसे खोलते हैं ये बताते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसकी वीडियो जब होगी अपलोड उस टाइम आप देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया 22i और प्लस 11j। ठीक है, तो यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, यही तो था मॉडुलस इसका। तो मॉडुलस में क्या आएगा 22 का स्क्वायर प्लस जो है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रकार से इसमें 11 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 का ये आ गया तो 11 बाहर आ जाएगा, अंदर 4 + 1 यानी कि 11√5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो कह रहा है वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विथ OX OY Z है तो वो जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आगे वाली एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है अभी और क्वेश्चन भी है तो क्या है ये वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी जा रही है तो इसलिए क्या करेंगे इसको आप जो है पहले वाली वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, जब शुरुआती जो वेक्टर की हैं उनमें मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जब पहली वाली एक्सरसाइज तो शायद उसका पहला को दूसरा क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे वो कह रहा है कि ए हमें दिया है, बी दिया है और सी दिया हुआ है। तो कह रहा है एक वेक्टर डी ऐसा है कि जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी, और जो सी डॉट डी हमें 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है वेक्टर डी हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कर देंगे लेट जो डी है ना, तो या तो इसे XI YJ और Z के मान लो तो इसी के रिस्पेक्ट में D1I D2J और D3K मान लेंगे, है ना। फिर यहाँ पे कहेंगे बिकॉज जो है D परपेंडिकुलर A, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एक जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो उसमें क्या आएगा, यहाँ पर आएगा D.A, वो हमारा क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यानी कि डी का क्या होगा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है जे के और के साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा D1 + 4 D2 + 2 D3 = 0, इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से देयरफॉर है ना जो है बिकॉज D इज परपेंडिकुलर टू B तो देयरफॉर D.B जो होगा वो भी क्या होगा 0 होगा। तो जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ की उसका जो है B के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एक बात है 3D1, है ना, और -2 D2 और +7 D3 = 0, ये इक्वेशन 2 है ना। फिर यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास C.D = हमारे पास 15 दिया हुआ है तो जब हम उसके साथ निकालेंगे तो क्या आएगा 2D1, है ना, -D2 + 4 D3 = 15। ठीक है,
अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके D1 D2 D3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक तरीका ये है, ठीक है, जैसे यहाँ पे D1 हमारा सिंपल है, तो हम इसकी वैल्यू D2 और D3 के टर्म में निकाल देंगे। तो जब हम यहाँ से D1 की वैल्यू यहाँ और यहाँ भरेंगे तो D2 D3 में इक्वेशन बन जाएगी। तो ठीक है, जैसे हम 10th में करते थे एक्स और वाई, 2 वेरिएबल वाला करते थे, 2 वेरिएबल में बदल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके उन दो जो नई इक्वेशन थी 4 और 5 बनेगी, ठीक है, उसको सॉल्व करके क्या करेंगे आप D2 और D3 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फिर बाद में D1 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा D1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है इसके डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे जो है हम इसे सॉल्व करेंगे तो D1 बराबर 160/3 और D2 बराबर जो है 5/3 माइनस का, है ना, और D3 जो आएगा वो माइनस का 70/3। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है सॉल्व करने में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सॉल्व करके मैंने पहले ही निकाल दिए हैं, तो इससे क्या होगा, अभी यहाँ पे थोड़ा आपको वीडियो में क्या होगा, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ा 10-15 मिनट और ज़्यादा खींच जाएंगे, तो क्या होगा, वीडियो बहुत लेंथी जा रही है। तो इसलिए जो D है तो वो हमारा आएगा D1i, यानी कि 160/3i, ठीक है, और उसके बाद माइनस 5/3j, ठीक है, माइनस में आ रही है वैल्यू, और माइनस का 70/3k। तो ये भी, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, या 1/3 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है, एज अ कंडीशन। तो ये भी क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, अब इसमें 13 में क्या कह रहा है, जो एक वेक्टर ये हमें दिया हुआ है, ये जो है इसका स्केलर प्रोडक्ट है, वो कह रहा है विद यूनिट वेक्टर। किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, जो इन दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि इन दोनों के सम का जो है सम है, उसका यूनिट वेक्टर है, उसके अलाउंग जो उसका ये पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 1 है। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने एज अ ब्रीफ सॉल्व करा है। ए हमारे पास ये है, ठीक है, उन दो वेक्टर को हमने बी मान लिया, ठीक है, हमने डी को मान लिया कि वो उन दोनों का सम है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो उसके अलाउंग हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो जो वेक्टर है हम उसको उसके मॉडुलस से करेंगे, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सॉल्व करा तो ये पूरा इतना आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा था, जो पहले वाला वेक्टर ए है वो जो इन दोनों के सम का जो यूनिट वेक्टर है उसके अलाउंग उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1। तो हमने यहाँ पे इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई वाली के साथ, जे वाली के जे के साथ, के वाली की के साथ ये आएगा, है ना, और अपॉन ये जो है नीचे लैम्डा, ये क्या होगा, सभी के नीचे होगा, तो ये यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, बाहर आ जाता है कांस्टेंट टर्म में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में, और इजिकल टू 1। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, है ना, आप करना क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करना, फिर स्क्वायर इधर सॉल्व करके, फिर स्क्वायर बोथ साइड करके अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। उसने कहा जो ए था वो बी प्लस सी का जो सम है उसके जो सम के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो हमने वही करा, पहले सम करा फिर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दिया। ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट कितना है, इज 1। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इज इक्वल टू 1, तो यू कह रहा है स्केलर प्रोडक्ट इसका जो यूनिट वेक्टर अलोंग इन दोनों के सम है वो कितना, 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 है, उसमें कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें पहले कह रहा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होता है, 0, है ना, और इसी तरीके से सी डॉट ए बी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड वो कह रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इनका मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी इक्वल है। अब वो कह रहा है जो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, है ना, तो वो क्या कहेगा, इक्वली इंक्लाइंड विद, जो है इनके साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक प्रकार से जैसे हम इसे ए प्लस बी प्लस सी मान लेते हैं, है ना, ये वेक्टर ए हो गया मान लो, और ये इधर बी हो गया, है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये सी हो गया। ठीक है, तो इसके साथ मान लेते हैं ये θ1 बना रहा है, और इसके साथ θ2 बना रहा है, और ये इसके साथ θ3 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
यहाँ पे इसके लिए लिख देंगे लेट जो है वेक्टर कौन सा a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, बी इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन टू ए बी सी, है ना, एट एंगल्स θ1 θ2 और θ3 रिस्पेक्टिवली। तो इनके साथ θ1 θ2 θ3 बना रहा है, ठीक है। अब जब हम θ1 निकालेंगे तो क्या होता है cos θ1 इज इक्वल टू, तो जब हम वहाँ पढ़ते थे a डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस a मॉडुलस b cos θ, ठीक है। तो cos θ बराबर हमारे पास कितना आ जाता था a डॉट बी अपॉन उनका मॉडुलस, यही तो होता था। तो यहाँ पे भी जब a वही इसके a के साथ बनाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, डॉट a इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मॉडुलस a प्लस बी प्लस सी पहले वेक्टर का और इंटू दूसरे वाले का, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो cos θ1 इज इक्वल टू जो है हमारा कितना आ रहा है cos θ1, तो cos θ1 आ जाएगा a डॉट ए, है ना, प्लस a डॉट बी और a डॉट सी, ठीक है। ये चूँकि कॉम्यूटेटिव होता है तो चलो हम a डॉट बी लिखते हैं, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो b क्रॉस a लिखते हैं, अगर राइट हैंड साइड से जा रहा है तो राइट हैंड साइड में ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया a b और c और ये आ गया हमारा a, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो a डॉट बी और a डॉट सी हमें क्या दिया हुआ है 0, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा मॉडुलस a का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी, है ना, और मॉडुलस a, ठीक है। एक कैंसिल आउट भी हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब सिमिलरली जो cos θ2 होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे b होगा तो b वाला और के साथ तो 0 हो जाएगा, इसके साथ आएगा तो b होगा, मॉडुलस b से मॉडुलस b कट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा b, है ना, a प्लस b प्लस सी, ठीक है। cos θ3 वो आ जाएगा हमारे पास ये, उसमें c बच जाएगा, ठीक है। अब बिकॉज जो हमारे पास है a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, ये हमें दिया हुआ है ना, ये है। तो देयरफॉर जो होगा अगर मैं इनको डिवाइड कर दूँ सेम चीज़ से तो वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है सेम चीज़ से डिवाइड करा और यही वैल्यू क्या है cos θ1 cos θ2 cos θ3, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3, तो लास्ट में लेंगे हैंस दिस सो दैट जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद a b एंड c। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये आंसर आएगा, लास्ट में लाइन लिखना ना भूले, ठीक है। वो लास्ट की जो फिनिशिंग लाइन होती है उसे लिखना जरूरी होता है। हैंस जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद a, है ना, कॉमा b एंड c विद इक्वली, ठीक है, उनके साथ क्या है इक्वली इंक्लाइंड है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर ये चीज़ है 15 है a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस b का स्क्वायर। तो उसमें कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ़ a एंड b आर परपेंडिकुलर।
तो इसमें हमें प्रूफ कह रहा है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, तो हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ए डॉट बी को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ए डॉट ए है ना, ए डॉट बी, और प्लस ये भी अंदर को तो इसके साथ होगा बी डॉट ए, यानी कि ए डॉट बी कम्यूटेटिव होता है, और बी डॉट बी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बताता है उसी के साथ जो होता है उसका ये आता है रिजल्ट। ठीक है, ये आगे की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और 2a डॉट बी ऐड हो जाएंगे, और ये आएगा मॉडुलस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इधर जाके माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जब a डॉट बी 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर a इज परपेंडिकुलर टू b। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो यानी कि a डॉट बी मतलब cos 90 हो गया, cos 90 की 9 a डॉट बी 0 आ गया है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, दे आर म्यूचुअली कहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ए डॉट बी हमारा कितना आ गया, 0, cos 90 आ गया। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि क्या है, उनके बीच में एंगल कितना है, 90। तुम दिखा सकते हो ए बी cos थीटा करके ना, ए बी नॉन जीरो था, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है इनके बीच में एंगल 2 वेक्टर हैं, और अगर ए बी है ओनली व्हेन कब होगा। तो देखो इधर ए डॉट बी इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम इनका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ए और बी होंगे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जब ये हमारा खुलेगा तो आएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि कॉस थीटा को भी क्या होना पड़ेगा, कॉस थीटा की जो होगी वैल्यू 0 से इसके बराबर आ जाएगी कंडीशन, है ना। तो यानी कि वैल्यू जो होगी थीटा की वैल्यू कॉस में जो होती है 0 किसकी होती है, पाई बाई, और ये तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये इस तरीके से बन जाएगी, कॉस पाई बाई 2 आएगा ना, तो इसके और इसके बीच में ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो होगा हमारा ऑप्शन बी वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 17 है उसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ये है, तो ए प्लस बी इज यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा कब, है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो, तो ए और बी 2 यूनिट वेक्टर हैं, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, ये हमारा आ जाएगा यूनिट वेक्टर है ना। अब ए प्लस बी के लिए देख रहे हैं, तो फॉर ए प्लस बी, है ना, अगर ये यूनिट वेक्टर होगा, है ना, तो इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जब मॉडुलस का स्क्वायर होता है तो कितना आता है, ए डॉट ए, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ये एक चीज़ें मैं पहले भी बता चुका जब वेक्टर को शुरू में एक्सप्लेन करा था, तो जो पहले की वीडियो उनको देखिए, बीच बीच में क्वेश्चनों में भी ये चीज़ें समझाई हुई है। तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके कर चुके हैं हम पहले, तो कितना आएगा, 2a डॉट बी, है ना, और मॉडुलस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऐसी मॉडुलस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1, जो कि यूनिट वेक्टर है, प्लस 2
ए डॉट बी प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू -1। एक से तो एक कट जाएगा, ये उधर जाके -1 हो जाएगा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू -1/2। अब इसको करेंगे तो मॉडुलस a मॉडुलस b कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ये 1 है तो कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। तो यानी कि -1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 2π/3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। ठीक है, अब है इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये दिया हुआ आई डॉट जे क्रॉस के डॉट प्लस जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट आई क्रॉस जे, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सी वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो आई डॉट, तो मैंने बताया था आई जे और के। ठीक है, ये इस तरीके से साइकिल चलती है। तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के जैसे बताया था, आई से जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा। ठीक है, तो जे क्रॉस हम के कर रहे हैं तो आई आ गया है ना, आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस का जे आएगा ना, क्योंकि के क्रॉस आई था तो जे आता। अब उल्टा चलेंगे तो क्या होगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ऐसी जे डॉट के करेंगे तो आई आ रहा है। ठीक है, माइनस बाहर आ गया। आई डॉट आई कितना होता है हमारे पास? 1। ठीक है, पढ़ा था हमने आगे डॉट प्रोडक्ट में, उसमें देखना क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में शुरुआत में बता रहेगा -1 + 1, तो ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया? 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये हमें दिया है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि थीटा किसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर उनके बीच एंगल थीटा है और उसी का क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा है ना, ऐसी मॉडुलस ए और मॉडुलस बी साइन थीटा। क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है तो यानी कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो तो 1 हो जाएगा है ना। तो ये जो ए और बी पॉजिटिव हैं तो ये तो हम हटा सकते हैं इन्हें। तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, ये अपॉन में जाएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ठीक है, ऑप्शन बी, और ऊपर वाले में ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वीडियो बनेगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, जो इसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये तो वीडियो जो है हम आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वीडियो बना रहे होते हैं तब तक नीचे से आवाज़ आ जाती है, सब्जी लो है ना, कभी कबाड़ी वाला आ जाता है, कभी दूध वाला आ जाता है, कभी कोई मोहल्ले में बच्चा चिल्ला रहा होता है। तो इसमें बहुत मेहनत और बहुत एडिटिंग लगती है जो हमें वीडियो बनाने में। ठीक है, कभी कभी रेनी सीज़न, एक वीडियो में रेनी सीज़न था, उसमें ऑडियो एडिट करनी पड़ी पूरी। ठीक है, उससे भी थोड़ा फिर वॉल्यूम में थोड़ा चेंज आता है, डिस्टर्बेंस रहता है। ठीक है, तो जो है इस तरीके से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और वीडियो बनाना और समझाना। तो ठीक है, तो अगर आपको ये मेहनत जो हमारी अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक और जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा है ना। और जो अगर कोई पॉजिटिव कमेंट है ना, या नेगेटिव कमेंट है, जो आपको जैसा लग रहा है क्या सुधार चाहिए वीडियो में, क्या होना चाहिए, तो ये आप हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, बहुत जो है यहाँ पे वीडियो में बहुत एडिटिंग करनी पड़ जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है। तो फिर भी हम जो है आप ये इस तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम जो है आपको परेशानी हो और जो है मैक्सिमम आपको समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो होगी पसंद आई होगी है ना। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं नए अगली वीडियो में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, बाय।